नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, इतिहास से संबंधित हमने अभी तक 20 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये 21वां वीडियो है और ये मुग़ल काल से लेकर के है। और एंशिएंट हिस्ट्री के तो सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और मिडेवल हिस्ट्री के भी हमने अपलोड कर दिए हैं। और अगर उन वीडियो को देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अन्यथा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे। और आज के इस वीडियो में हम मुग़ल काल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि समय पे आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो प्रश्न ये उठता है साथियों कि मुग़ल काल जो शब्द है उसमें मुग़ल का क्या मतलब है। तो आपको ये जानना है कि इस्लाम धर्म था, उसको ग्रहण करने के बाद मंगोलों की एक शाखा मुग़ल कही जाने लगी थी। और तैमूर, जो आपने नाम सुना होगा तैमूर का, तैमूर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था और 1398 में आकर के दिल्ली में लाखों लोगों को मारा भी था, कत्लेआम किया था। ये तो आपको पता ही होगा। उसके जाने के बाद ही तो दिल्ली में सैयद वंश का नींव डला था। सैयद वंश में जो संस्था वो था, वो तैमूर का ही आदमी था। और 1404 में तैमूर की मृत्यु हो गई थी और उसका जो उत्तराधिकारी था शहरवाज मिर्ज़ा, ठीक है। तो शहरवाज मिर्ज़ा ने एक बड़े क्षेत्र पर एकता बनाए रखी, परंतु इसके बाद साम्राज्य का विघटन हो गया था। और उधर मंगोलों की एक शाखा जो पहले दस्ते किपचक में शासन करती थी, शेरवानी खां के नेतृत्व में ट्रांस अक्शियाना में स्थापित हो गई थी। इस प्रकार उज़्बेकों का राज्य अस्तित्व में आया था। ईरान के क्षेत्र में सकवी साम्राज्य की स्थापना इस्माइल के नेतृत्व में हुई। इस प्रकार तैमूर के पतन के बाद 3 राज्यों का उदय हुआ, जिसमें एक उज़्बेक, दूसरा सकवी और तीसरा मुग़ल था। तो ये बात आपको मोटा मोटी समझ लेना है। तो यानी कि तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बट गया था और अनेक छोटी शक्तियों का उदय हुआ था। तैमूर वंशजों में बाबर भी क्या था, एक था जो मुग़ल साम्राज्य का आगे चल के संस्थापक बनता है। बाबर का जो पैतृक राज्य था वो था फरगना, और मध्य एशिया के उज़्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से बाहर निकाल दिया था। और बाबर ने 1504 में हालांकि काबुल का राज्य जीत तो लिया था और कुछ समय बाद कंधार और समरकंद को भी जीत लिया था, लेकिन दोनों ही जीत उसकी क्षणिक सिद्ध हुई और उसके बाद बाबर ने भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। और फिर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उससे भी पहले वो भारत में कुछ युद्ध करता है, लेकिन मुख्यतः जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, इसमें इब्राहिम लोदी हारता है और वह दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से मुग़ल काल स्थापित हो जाता है। तो साथियों, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो ज़रा देखते हैं उनको। आपके सामने ये लिस्ट दे रखी है, जिसमें जो है आपके बाबर से लेकर के और ये आलमगीर यानी कि औरंगजेब तक ग्रेट मुगल्स कहलाते हैं। और बाकी के जो हैं इसके बाद इनका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो आप जो है देख सकते हैं कि जो बाबर है उसका जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1530 है, और हुमायूं जो है वो 2 कालखंडों में करता है, लेकिन जो दूसरा कालखंड होता है वो ज़्यादा नहीं, 1 साल भर ही वो कर पाता है। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है,
सीढ़ियों से गिर के। तो मेनली जो है वो 1530 से 1540 ही है। और अकबर का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा है, 1556 से 1605। और जहांगीर का 1605 से 1627। और शाहजहाँ का जो समय पीरियड है वो 1627 से 1658 है। और जो औरंगजेब का टाइम पीरियड है वो 1658 से 1707 है। तो यह इनके टाइम पीरियड मुख्यतः पूछे नहीं जाते, लेकिन ये पता रहना चाहिए। बाकी के जो हैं वो तो आय राम गया राम जैसे हैं, वो इतने मुख्य नहीं हैं। तो ये तो था उनके शासन काल का। और ये इनके नाम भी हैं, असली नाम कोई नहीं पूछता एग्ज़ाम में, बस यही है कि जो नाम चल रहा है उनका, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे बाबर और हुमायूं की। तो देखिए बाबर और हुमायूं, हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। तो पहला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है, सीधी सी बात है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर ने कब बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो हालांकि हम 1526 पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी भारत में ये कई जगह अटैक कर चुका था। और बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था 1519 ईस्वी में। बाबर का जो असली नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ये नाम आपको जानना चाहिए। और किस अभियान में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था? तो भैरा वाले युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था, जब 1519 में ये वाली बात है। ठीक है, और इसकी जीत में तोपों का बड़ा हाथ रहा है। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था? तो देखिए, ये जो राणा सागा और दौलत खां वगैरह जो थे, इनको मालूम था कि ये लोधी वंश का टाइम चल रहा था, दिल्ली पे शासन था लोधियों का। तो इब्राहिम लोधी का शासन था। तो इब्राहिम लोधी को हटाना इनके बस की बात नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि बाबर को हम बुला लेते हैं, और बाबर जो है पहले जैसे मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी जैसे लोग आए और अटैक करके चले गए, ये भी वापस चला जाएगा लुटेरों की तरह। और इन्होंने इसको निमंत्रण दे दिया। अब होता क्या है कि बाबर जो है आता है, पानीपत की लड़ाई जीत भी जाता है, और उधर तो उसका कुछ था ही नहीं, वहाँ तो सब कुछ लुट चुका था फरगना में। तो वहाँ वापस जाने का फ़ायदा नहीं था, तो वो यहीं रुक जाता है। और फिर यही इनको अखरता है बाद में। पहले तो कहते हैं बुला लेते हैं, फिर सोचते हैं जाना क्यों नहीं है। इसी चक्कर में आगे चल के राणा सांगा से भी लड़ाई होती है इन लोगों की। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण हेतु किसके बाबर को निमंत्रण भेजा था? तो राणा सांगा ने भेजा था। आलम खां और दौलत खान है, यही सब इसके इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार थे। और किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हुमायूं ने किया 2 बार। एक तो 1530 से 1540 किया, फिर शेरशाह सूरी ने इन्हें पीटा भगाया। उसके बाद ये क्या हुआ, 1555 में ये वापस आते हैं और सूरी वंश से इनकी लड़ाई होती है, सूर्यवंश से। और इसके बाद हुमायूं जीत जाता है, लेकिन 1 साल बाद ही क्या होता है, ये सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये लौट के आए थे तो ये मुश्किल से साल भर ही शासन कर पाए थे। तो इस प्रकार से इनके 2 कालखंड हैं हुमायूं के। किस मुगल शासक की उपवनों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार यानी मालियों का मुकुट कहा गया है? तो वो है बाबर। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लैनपुल ने लिखा है? ठीक है, किसने लिखा है? लैनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो ये हुमायूं है। जब शेरशाह सूरी ने मार के भगाया यहाँ से, तो बेचारा भटकता रहा, फिर जाकर के वो भारत से ही बाहर निकाल दिया इसको। और जब लौट के आया
तो ठोकर खा के ही सीढ़ियों से गिरा था ये, और उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसी बात पर ये कह रहा है कौन, लैनपुल। तो ये कहानी से जोड़ के आप देख सकते हैं, हुमायूं की कहानी बड़ी दुखद है भाई। अच्छा चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। तारीख इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, 1526 सन पता होनी चाहिए। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे। किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा यानी तुझ की बाबरी की रचना की है? तो तुर्की भाषा में। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1530 में आगरा में हुई थी। और बाबर का जो शव था वो कहाँ दफनाया गया है? वो काबुल में दफनाया गया है। मृत्यु आगरा में हुई है, लेकिन शव जो है काबुल में दफनाया गया। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था? तो कलिंजर का। ठीक है। दोहरिया का युद्ध कब और किसके साथ हुआ? 1531 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। आप सोच सकते हैं कि लोदी वंश का तो उन्होंने हरा दिया था, लेकिन फिर भी जो लोदी थे उनके बीच में एक बड़ा ही ईर्ष्या भाव पैदा हो गया कि भाई एक बंदा बाहर से आकर के शासन कर रहा है, तो बाबर तक तो कोई आया नहीं। अभी महमूद लोदी जी हैं, ये जो है आ गए, हुमायूं से लड़ मरे। और दोहरिया का जो युद्ध हुआ था वो महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था 1531 में। किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था? तो अफगान नायक खैर खां के विरुद्ध डाला था चुनार का घेरा हुमायूं ने। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो दीप पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा है? तो जन्नताबाद। और कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? तो विक्रमजीत सिंह से। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 को, 25 जून। और चौसा का युद्ध हुआ है किसके साथ? 1540 में हुआ था शेर खां के साथ। ठीक है। और चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम रखा था शेर शाह। पूरा नाम है शेर शाह सूरी। और बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई कब हुई है? तो भाई बिलग्राम व कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। यह इसके हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ जाता है। और बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं के साथ किसने दिया था? तो अस्करी और हिंदाल इसके भाई थे हुमायूं के, इन्होंने साथ दिया था। और देखिए, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो पारस, ईरान में। हुमायूं ने लाहौर पर कब कब्जा किया? तो 1555 में। और मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं और नसीब खां तथा तातर खां के बीच में हुआ था। ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और नसीब खां तथा तातर खां के बीच में हुआ था 1555 में। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं दोबारा मतलब दोबारा का मतलब है कि कब बैठा था? तो 1555 में बैठा था। ठीक है। 40 से 55 तक तो उसको अपना जीवन कैसा व्यतीत करना पड़ा? निर्वासित, एक तरह का वनवास भोगना पड़ा था। तो दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा था वो 1555 में। एक बार बैठा था 1530 से 1540 है, 10 साल। फिर उसके बाद बीच में इंटरवल, फिर 55-56 तक।
हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 56 में हुई थी। दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे वो, उनके नाम। बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तो तैमूर और चंगेज खां। ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा है हुमायूंनामा। और बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो भाई तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में। ठीक है। मुवैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की में ही लिखी है, ये तुर्की है तो। और तुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में देखेंगे राणा सांगा से युद्ध हुआ था, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ भाई ये जो तुम्हारा समाज था मुगल साम्राज्य, तुगल नहीं है, ये मुगल साम्राज्य है, गलत तक गया है। तो मुगल साम्राज्य मजबूत कब माना गया? जब राणा सांगा जैसा दुश्मन मारा गया खानवा के युद्ध में, और इसके बाद मुगल वंश मान सकते हैं कि मजबूत हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो था राणा सांगा, काफ़ी उसका एक आंख फूटी थी, एक हाथ एक पैर टूटा था, और शरीर पर सैकड़ों घाव थे। इतना वीर था वो राणा सांगा। ठीक है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। ठीक है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? तो तातर खां को। और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। और मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो है मुवाइन। और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जो सैनिक कुशलता है वो है। ठीक है, सैन्य कुशलता है। और क्या है? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की थी, और हुमायूं की बहन थी। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? वो हुमायूं का मकबरा है भाई, पहला मकबरा है वो। और बाबर 1494 ईस्वी में कहाँ का शासक बना था? फरगना का था। वहाँ से उज़्बेकों ने बाहर निकाल दिया था। बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1519 में। और देखिए, भूमि मापने के लिए गजे बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब में। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किस जाति के विरुद्ध था? तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। और देखिए, 1500 खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 में। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? गाजी की। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में। मेदिनी राय इसमें क्या हुआ था? पराजित हो गया था। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1519 में हुआ था, 29 में हुआ था। तो आप इसको समझ सकते हैं कि पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। ठीक है। तो 26, 27, 28, 29 लगातार 4 साल बाबर कंटिन्यू युद्ध करता रहा। तो पहले पानी पिया, फिर खाना खाया। ठीक है। और फिर क्या किया? चादर उड़ा करके सो गया घाघरे में। ऐसे करके याद कर लो, बस क्या दिक्कत है। चलिए अब देखेंगे हम अगला टॉपिक शेरशाह सूरी से संबंधित, क्योंकि देखिए बाबर हुमायूं हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमें शेरशाह सूरी देखना है, जिसका जो है पीरियड जो शुरू होता है वो 1540 से और 45 तक ये इसका शासनकाल रहता है। तो शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेर खां के पिता का क्या नाम था? तो हसन खां था। गख्खर किसको सहायता करते थे? मुगलों को। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण कराया था? तो रोहतासगढ़ किले का। किसने तोसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो यही शेरशाह सूरी था, जिसने हुमायूं को पराजित कर दिया और मुगल सेना को भागना पड़ा।
किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ना 1540 में, उसको। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह काल में प्रशासन में फातदार था कौन? कोषाध्यक्ष। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो अपने पुत्र आदिल खां को। और देखिए, शेर खां द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई? तो रायसीन किले पर। ठीक है। मृत्यु के समय शेरशाह ने कौन सा आग्नेयास्त्र चलाया था? तो वो था उक्का। ठीक है। शेरशाह के समय स्थानीय करों को क्या कहा गया था? तो वो था आवाव। शेरशाह ने भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया था? तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी। देखिए, शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थीं? 23। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह ने रखा था। और शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में खुदवाया है? तो अरबी और देवनागरी लिपि में। किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? तो वो था मारवाड़ विजय। ठीक है। और शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह। शेरशाह, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई थी? तो 1545 में। तो 5 साल ही शासन कर पाया था शेरशाह। मैंने बताया था 1540 से 1545 तक। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसी के समय में की है शेरशाह ने। और शेरशाह का मकबरा बिहार के किस स्थान में स्थित है? तो सासाराम। ठीक है। और किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किला कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं। ये किसकी उक्ति है? तो KR कानूनगो की। दिल्ली को पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेरशाह के द्वारा। फरीद खां के शेर खां की उपाधि किसने दी है? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1540 में। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो शेरशाह की। 1541 में शेरशाह ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया था? तो गखरों के विरुद्ध। और किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो शेरशाह को। ठीक है। उससे पहले तो हम सोच सकते हैं कि आपका लोधी वगैरह थे। ठीक है। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? तो 1/3। शेरशाह की महानता का प्रतीक या घोतक क्या है? तो वो उसका प्रशासनिक सुधार है। जीटी रोड सड़क जोड़ती है कलकत्ता से अमृतसर को। और शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनों का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। आइए बात करते हैं अकबर के बारे में। जल्दी जल्दी करेंगे इन प्रश्नों को। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा 20 साल के महल में कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अकबर की पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? 9 वर्ष की अवस्था में। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? खाने खाना की। ठीक है। खाने खाना की उपाधि दी थी। और बैरम खां अकबर के संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 1560 ईस्वी तक। हैमूर सूचना शासक आदिल शाह के शासन में किस पद पर था? तो प्रधानमंत्री के पद पर था। और किसे 24 युद्धों में 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? तो वो हैमू को, यानी इतना वीर था वो। और आदिल शाह ने हैमू को किस उपाधि से सुशोभित किया था? तो विक्रमादित्य की।
ठीक है, ये मान के चलिए कि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू अगर नहीं हारता तो फिर जो है सूरबंश के पास ही रहता ये, ठीक है, अफगानियों के पास ही शासन रहता भारत का। और देखिए, हिंदी को राजकीय सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रथम बंदर बादशाह था अकबर। और अकबरकालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तुलसीदास को। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी व्यवस्था पर थी। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? अकबर के समय में। हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त का शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए? तो तरगी वेग को। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई? तो हेमू और बैरम खां के बीच में हुई थी। और अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो 1562 ईस्वी में। देखते हैं, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे मानते हैं? खानदेश को। अकबर ने खानदेश को कब जीता? 1591 में। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? दक्षिण विजय के बाद। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बूंदीला सरदार वीर सिंह देव ने की थी। और किन हिंदू राजाओं में दी ने लाई को स्वीकार किया है? तो बीरबल ने। और अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? तो आगरा और लाहौर में। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की है? तो हरविजय सूरी को दी है, ठीक है। अकबर का सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म पर पड़ा? तो हिंदू धर्म का। अकबर ने इस्लाही संवत कब जारी किया था? 1583 ईस्वी में। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज और राजा की। और बीरबल की मृत्यु की विद्रोह को दबाते समय हुई मृत्यु हो गई थी यूसुफजाइयों की, ठीक है। तो यूसुफजाइयों का जो विद्रोह दबाने के कारण बीरबल की मृत्यु हो गई थी। और किसने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है? तो अबुल फजल ने। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो शेर शाह के दरबार में था। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे है? तो टोडरमल को। भगवान दास अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। वे किनके पुत्र थे? तो आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो अमी उल अमी की। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ है? तानसेन के। और अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कट्टवर्ण बाणी विलास की। अब्दुल रहमान खान खाना कौन था? बैरम खान का पुत्र। अकबर की रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। अकबर के राजदरबारी राजकवि कौन था? फैजी। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब ट्रांसफर की थी? 1571 में। किस राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो थे महाराणा प्रताप। और 1576 में इनसे लड़ाई भी होती है हल्दी घाटी की। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया है? तो दशवंत को। और अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? बसावन को। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का। और प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के। मुगल काल की राजभाषा थी कौन सी? फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्जुमनामा से। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भजन पूजा गृह का क्या नाम था? तो वो था इबादत खाना। यहाँ पर वो ये है अकबर जो है क्या करता था, ये जो रिलीजन इशू पर डिस्कस करता था। और सम्राट अकबर द्वारा किसके जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया है? तो मोहम्मद हुसैन को इस उपाधि से अलंकृत किया गया। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो है पंचमहल, ठीक है। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है भाई। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए हुए थे? कछवा राजपूत। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत।
और अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माँ थी। और अकबर के साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ किस विजय से किया? मालवा विजय से। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो गुजरात का अभियान कहा गया है। ठीक है, बहुत तेजी से इसे अभियान को पूरा किया था, इसलिए दूरगामी है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का विजय थी। ठीक है, अंतिम जो थी जीत वो असीरगढ़ का किला जीता था। और नेक्स्ट है, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बताइए उन्होंने। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? वो था राजा राम। किसने अकबर को जिल्ले इलाही एवं फर्र इज़्दी कहा है? तो अबुल फजल ने। दीवान वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। बीरबल का असली नाम था महेश दास। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार था मानसिंह। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने। और 1572 में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था? तो मुजफ्फर खां तृतीय को। ठीक है भाई, मुजफ्फर खां तृतीय को। किस सिख गुरु को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो वो रामदास को। नवरत्नों में अकबर के सर्वाधिक प्रिय कौन था? बीरबल। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासनकाल सर्वोत्तम है? तो अकबर का। और अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? बाज बहादुर। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आसफ खान ने। गजनी में अकबर का शासक कौन था? मुनीम खां। और हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? तो सरहिंद जीतने के बाद 1555 में। ठीक है भाई, युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया था? बैरम खां को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। और अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे? तो अकबर बादशाह गाजी के नाम से राज सिंहासन पर बैठे थे। और अकबर ने 1562 में अपने को किससे मुक्त किया? तो हरमदल से किया था। तो इसे बोला भी जाता है कि पेटीकोट शासन, पूछा जाता है ना, पेटीकोट शासन से कब मुक्ति मिली? तो 1562 में मिली थी हरमदल से, यानी कि वो महिलाओं का था, इनके ऊपर थोड़ा सा वो डिसीजन में वो इंटरफेयर करती थी, इस कारण से ऐसा बोला जा रहा है। और देखिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कब समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा उन्होंने 1563 में समाप्त कर दी थी। और जजिया 1564 में। कहीं कहीं आपको तीर्थ यात्रा 1562 भी मिलेगा। तो 62-63 सन होगी तीर्थ यात्रा का टैक्स खत्म किया था। और जजिया जो है 1564 में समाप्त किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो बख्तुन्निसा बेगम को। और देखिए, अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? भगवान दास और कासिम खां। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण से हुई थी? तो अतिसार रोग के कारण हुई थी। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा, आगरा के सिकंदरा के मकबरे में। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराई थी? फतेहपुर सीकरी में। और अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया था? 1579 में। और अकबर ने 1582 में किस धर्म की घोषणा की थी? दीन इलाही की। और दीन इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। और ये जो है अकबर का साम्राज्य विस्तार है। 1561 में मालवा जीता था और बाज बहादुर को हराकर, फिर चुनार 1561 में जीत लिया था, फिर 1564 में गोंडवाना, फिर 1562 में ही राजस्थान में जीते थे इसने आमेर, मेड़ता, फिर 68 में मेवाड़ को, 76 में हल्दी घाटी को, और 69 में रणथंबोर, 69 में कलिंजर जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 1570 में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर। फिर इसके अलावा 1572-73 में आपका गुजरात का युद्ध होता है। फिर आपका 74 में बिहार बंगाल जीत देते हैं, 81 में काबुल को, 86 में कश्मीर को, 91 में
सिंध को, और 90-92 में उड़ीसा को, और 95 में बलूचिस्तान कंधार को। और दक्षिण भारत की बात करें तो 1591 में खानदेश, 1600 में अहमदनगर और 1601 में असीगढ़ इसका अंतिम युद्ध होता है। तो साथियों, इस प्रकार से पूरे भारत में अकबर ने साम्राज्य विस्तार कर लिया होता है। अकबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। अकबर का जन्म हुआ था कब? 1542 में, ठीक है, 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक हुआ है 56 में। दास प्रथा की समाप्ति हो गई है 62 में। हरमदर्द से छुटकारा मिल गया था 62 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी 63 में। फिर जजिया हो गया 64 में समाप्त, और 67 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू हो गई थी। 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हो गई थी, और 71 में ही राजधानी बना दी गई फतेहपुर सीकरी को। फिर 75 में जागीर प्रथा समाप्त हो गई, और 75 में ही इबादत खाने का गठन हो गया। फिर क्या हुआ? 78 में इबादत खाने के सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। फिर 79 में मजहर की घोषणा हुई, और 79 में दीन इलाही की स्थापना हुई, और 79 में देहसाला प्रणाली प्रारंभ हुई, और 83 में इलाही संबत का प्रारंभ हुआ, और 84 में अब्दुल रहीम खान को खाने खाना की उपाधि दी गई। फिर अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। तो ये मेन आप डेट याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। तो साथियों, जहांगीर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा, जो कि आपको बोर कर देगा। और ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिसमें इंटरेस्ट ना हो। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।